और मैक्रो फ्रंट पर बाजार के दिग्गजों का क्या मानना है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रेनेसां इन्वेस्टमेंट के पवन पराग जुड़ गए हैं। पवन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार पर सेंटिमेंट्स को अगर देखें, जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक इन दिनों ग्लोबल मार्केट्स के भी विपरीत भारतीय बाजार अपनी ट्रेंड, अपनी मजबूती को बिल्कुल जारी रख रहा है। इस वक्त भी ऐसे ही सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, चाहे फिर इन्फ्लेशन से जुड़े कंसर्न्स हो, जीडीपी कंसर्न्स हो या कोई भी ग्लोबल फैक्टर्स हो। भारतीय बाजार की अपनी अपनी तेज़ी जो है वो बिल्कुल कायम है। आपकी राय क्या है? इनफैक्ट दिग्गजों का तो ये भी मानना है कि पूरी की पूरी शताब्दी भारतीय बाजार के लिए काफ़ी अच्छी है। नमस्ते। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी थोड़ी कम भी हो रही है, तभी भी सेंट्रल बैंक्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड है कि हम इतनी जल्दी रेट नहीं काटेंगे। ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में आप देखें तो चाइना में हम सबको पता है जीरो कोविड पॉलिसी है। उसके वजह से बहुत ही रिसेंटली उन्होंने अपनी सेकंड लार्जेस्ट सिटी चेंगटू को क्लोज कर दिया है। ऐसे में अगर आप देखें, इंडिया इज अ सेफ हेवन एंड इंडिया इज इन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जहां पर इन्फ्लेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और जिस तरह से क्रूड का स्तर आज 90-95 डॉलर के बीच में है, तो क्रूड का तो इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। और उसके साथ में आप देखें तो ग्रोथ की भी अच्छी बैलेंस है। और साथ ही साथ में अगर आप देखें, बाजार में लास्ट 2 साल में एक बहुत बड़ा नया तबका रिटेल इन्वेस्टर्स का उठ कर आया है। उस रिटेल इन्वेस्टर ने लगभग 2.5-3 लाख करोड़ की एफआई सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर हम इन सारी चीजों को आप साथ में देखें, आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखें, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखें, या मान लीजिए वेस्ट ईस्टर्न यूरोप में देखिए, वर्ल्ड में हर जगह बहुत बड़ी समस्याएं चल रही है। पर ऐसे में इंडिया इंडिया इज इन अ वेरी 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 स्वीट स्पॉट। तो अगर ऐसे में कोई बोले कि अगले शताब्दी के लिए, अगले दशक के लिए इंडिया एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो मैं इसे बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून पवन। तो बिल्कुल भारतीय बाजार एक अपनी चाल और दिशा तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक कंसर्न तो पवन बात की जा रही है कि अगर जो जीडीपी के रीसेंट फिगर्स आप देखेंगे, वहां पर थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। तो भले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक ट्रिगर्स बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जो बाहर के हेडविंड्स होंगे वो आप पूरी तरह तो उससे नहीं बच पाएंगे। थोड़ा बहुत तो आप पर असर आ सकता है। क्या आपको लगता है कि Q3 से शायद इकोनॉमिक स्लो डाउन के, Q3 अर्निंग्स में शायद आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन के कुछ साइंस दिख सकते हैं? Q1 ने सबको सरप्राइज किया, अब Q2 पर नजरें हैं, लेकिन शायद Q3 के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, या बाजार डाइजेस्ट कर चुका है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबली जिस तरह से मामला काफी वोलेटाइल है, अगर मामला जैसा है आज के में, अगर वैसा ही रहा, कुछ नई प्रॉब्लम उठ के नहीं आती, तो ऐसे सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है Q3 ऑनवर्ड्स इंडियन मार्केट्स एंड इंडियन बिजनेसेस दोनों के दोनों बहुत अच्छा करने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल रीजन बताता हूँ। अभी ये फेस्टिवल सीजन बस चालू होने के कगार पर है। आप जितने भी चाहे आप CAIT जो ट्रेड एसोसिएशन है, उनकी कमेंट्री ले लीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री लीजिए, ऑन ग्राउंड डिमांड डिमांड देख लीजिए, राइट। सब के सब काफी पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो अगर ऑटो सेल्स भी कल जो आए काफी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। काफी बार मार्केट में क्या होता है, या बिजनेस डिमांड में क्या होता है, इमोशनल एस्पेक्ट होता है। जब इन्फ्लेशन हाई होती है, हाहाकार होती है सब जगह से, तो कंज्यूमर डिमांड कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। आज Q1 के जो जीडीपी नंबर खराब आए हैं, उसमें काफी हद तक ये हुआ है कि रूरल डिमांड थोड़ी सबड्यूड थी, कुछ पॉकेट्स में अर्बन डिमांड भी सबड्यूड थी। बट ये फेस्टिवल सीजन से हमारा ये मानना है कि ऑन ग्राउंड डिमांड बहुत अच्छे से ऊपर आएगी, और साथ ही साथ जो केपेक्स साइकिल रिकवरी है वो फर्दर एक्सेलरेट होगी। तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर शुड बी वेरी गुड फॉर मार्केट्स। पवन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेस्टिवल सीजन से उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उम्मीदों पर खराबी उतरता है त्योहारी सीज़न। अब क्योंकि फेस्टिवल सीज़न के साथ साथ हम चल रहे हैं, इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी है त्योहारी सीज़न की। ऐसे में फिर सेक्टर स्पेसिफिक कई सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं, मान लीजिए FMCG है, ऑटोमोबाइल जिसका आपने अभी जिक्र किया, इसके अलावा कैप गुड स्पेसेस हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है और दिखता भी अमूमन हर समय। तो फिर इनमें से अगर आपको कोई चुनना है, कौन सा स्पेस है पर्टिकुलरली आप चुन रहे हैं, कौन सा सेक्टर है, और कौन से सेक्टर हैं जिनसे दूर रहने की हिदायत, सलाह आप देंगे? देखिए, जो 2-4 की सेक्टर्स है जिसपे हम काफी पॉजिटिव है, सबसे पहले बैंकिंग स्पेस। अगर आप बैंक्स का आप देखें, लास्ट 2-3 साल में इन्होंने मैसिव राइट ऑफ्स ले लिए हैं।
आज सारी की सारी बैंक्स लगभग 60 से 70% के ऊपर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पे खड़ी है और उसके ऊपर उनके पास एडिशनल बफर प्रोविजनिंग भी है। और अब तो रिटेल डिमांड पिकअप होगी, केपेक्स साइकिल रिकवरी हो रही है। तो अगले 2-3 साल बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम रन है जहाँ पर ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी और एनपीएस कम होंगे। और ऐसे में आप देखें तो बहुत सारी बैंकों की जो वैल्यूएशन, आज एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, लास्ट 1-2 साल में कोई खास विशेष रिटर्न दिया नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक जिसने रिटर्न अच्छा दिया है, फिर भी आज के डेट में वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हमारे हिसाब से। तो ऐसे में वन स्पेस जहाँ पर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इज वन बैंकिंग स्पेस। पर इसके अंदर भी ऑब्वियसली सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। आप आंख बंद करके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं खरीद सकते। सेकंड स्पेस जो हमको काफी पॉजिटिव लगता है इज मीडिया एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसमें पहले अगर मीडिया की बात करें तो आप देखिए मीडिया काफी ही लो प्रोफाइल सेक्टर रहा हुआ है लास्ट 2-4 साल से या 5-1 साल से लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। पर आप देखिए इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो थीम्स है इसमें काफी कंसोलिडेशन हो चुका है या हो रहा है। और जैसे जैसे फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो कंज्यूमर कंपनीज अपनी एड स्पेंड सब बढ़ाएंगी धीरे धीरे। तो इसके हिसाब से और वैल्यूएशन जो है इस पूरे के पूरे स्पेस में वैल्यूएशन अगर आप देखें, आई थिंक ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे कंपनियां चल रही हैं। और साथ ही साथ इसके साथ में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस आप देखें तो चाहे ब्रांडेड अपैरल हो या वॉचेस हो या ज्वेलरीज हो, इनका पैन इंडिया बेसिस पे आप पेनिट्रेशन देखें तो बहुत ही कम है। जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, पेनिट्रेशन बढ़ेंगी, तो हमको ऐसा लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में तो बहुत लंबा ग्रोथ रनवे आज इंडिया के सामने है। तो ये 2-3 सेक्टर्स है जिसपे हमको ऐसा लगता है कि अगर आप अगले 5-7-8 साल का भी व्यू बनाए तो 15-20% ग्रोथ तो कहीं नहीं गई। ऑलराइट, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आपने बताया, साथ ही एफएमसीजी स्पेस बताया और आपने ट्रिगर्स भी बताए। लेकिन यहाँ से अब पवन, क्योंकि दो और बड़े ट्रिगर्स रहेंगे सितंबर में, क्योंकि फेड की भी पॉलिसी हाइक की एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई की भी मीट होगी, इससे क्या, और हमने एक देखा भी बड़ा इवेंट आया जैक्सन होल, हालांकि जैक्सन होल की जितनी भी गिरावट देखने को मिली थी भारतीय बाजारों में वो 3 दिन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, लगभग 1000 पॉइंट डाउ गिरा। हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होती, लेकिन और हमने वो मुश्किल से 2 दिन लिए और हमने वो रिकवर भी कर लिया। लेकिन इस महीने किस तरह के और हेडविंड्स बाजार तैयार रखे अपने आप को? देखिए, हेडविंड्स तो आज के डेट में ग्लोबल फ्लोज ही है। आज के डेट में लोग जहाँ रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुआ है, लोग चिंतित है, मार्केट चिंतित है कि चाइना का क्या होगा, चाइना ताइवान का क्या होगा। आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म बिगेस्ट रिस्क मार्केट को जो है वो ग्लोबल न्यूज फ्लोज ही है। अगर ग्लोबल न्यूज फ्लो स्टेडी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब तक, वंस अगेन इसमें एक और चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब तक ग्लोबल न्यूज फ्लो शांत नहीं होगी ना, मार्केट्स के लिए बड़ा अपसाइड नहीं है यहाँ से। राइट, हम जो Q3 या Q4 की बात कर रहे हैं वो भी ऐसा है कि कोई बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ग्लोबल सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रहती है तो ही हम अपसाइड देख सकते हैं। ग्लोबल सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप इसका एक सिंपल देखिए, आज के डेट में रशिया जो है ग्लोबल ट्रेड का सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूटर है। राइट, कुछ कमोडिटीज में 5-10%, कुछ में ज्यादा है। बट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ऊपर नीचे हो चुका है। कल को अगर चाइना ताइवान का कुछ होता है या वर्ल्ड के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कितना सप्लाई चेन अपसेट हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज के डेट में। तो आई थिंक ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है, इसी यही सबसे बड़ा मार्केट के रिस्क है आज के डेट में। ऑफ कोर्स ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर एक तरफा रहते हैं तब भारतीय बाजार के लिए सारे पॉजिटिव नजर आ सकते हैं, लेकिन पवन ये मानकर चलना भी काफ़ी मुश्किल है, वॉलेटिलिटी ग्लोबल सेंटिमेंट से काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जहां हमने सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत की, इंडेक्स स्पेसिफिक भी पवन आपका नज़रिया अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों जहां हम देख रहे हैं, चाहे ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के प्रदर्शन को अगर देखें और उनके कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप, ऑल ऑफ दीज इंडेक्सेस इन कंपैरिजन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, आप कैसे देख रहे हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप में ज़्यादा बिल्टअप होती हुई दिख रही हैं? और अगर मिड कैप में बिल्टअप हो रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ पर, तो मिड कैप में भी कौन से स्पेसेस, सेक्टर्स होंगे जिस पर नज़र रखनी चाहिए? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ये व्यू है कि जब इकोनॉमी अच्छा करती है, मार्केट्स आर बॉयंट, तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स टिपिकली लार्ज कैप से बेटर करते हैं। और इस बारी भी अगले अगले 1 या 2 साल का अगर आप व्यू लें, मुझे ऐसा लगता है मिड कैप स्मॉल कैप्स विल डू बेटर देन लार्ज कैप्स। एंड अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, सेक्टर्स लार्जली वैसे के वैसे ही रहेंगे। मुझे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्ट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लो क्वालिटी कंपनी या लो क्वालिटी मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप फंस गए तो वहां पर प्रैक्टिकली एग्जिट मिलता नहीं है।
आपका जब तक 50-60% कैपिटल इरोड नहीं होता था, तब तक आप एग्जिट कर नहीं पाते। तो मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हाई क्वालिटी कंपनीज और हाई क्वालिटी मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करें। सेकेंडली सेक्टर्स वही रहेंगे, बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, मीडिया। एंड एक और चीज ये है कि सिंस ग्लोबल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जिनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वहां पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को अपना एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, वहाँ थोड़ा सावधान तो रहना होगा। कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जो पवन आपसे एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। हमने देखा कि क्रेडिट स्विस की मारुति सुजुकी पर भी रिपोर्ट आई। मारुति स्पेस इस वक्त अच्छा चल रहा है, आपने ऑटो स्पेस अच्छा चल रहा है, आपने ऑटो एंसिलरी की बात भी की। पर ये स्टॉक जहाँ पर सबसे बड़े ट्रिगर्स ये बात किए जाते हैं कि सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स है वो सुधर रहे हैं, साथ ही वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ऑटो स्पेस में आपके सबसे बड़ी बेट्स क्या होंगी? देखिए, हम ऑटो स्पेस में जो है मिड कैप में कुछ कंपनीज हमारी इन्वेस्ट करी हुई है, और लार्ज कैप में हमारा एक्सपोजर मारुति में भी, हमारे कुछ फंड्स के एक्सपोजर है मारुति के, राइट। और हमारा एक्सपोजर सीवी साइड पे भी जो है, since हमको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक साइकिल अपटर्न पे है, इकोनॉमी विल डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, तो हमारे कुछ सीवी साइड पे भी एक्सपोजर दिया है। एब्सोल्युटली कमर्शियल व्हीकल और इनफैक्ट यहाँ पर टू व्हीलर सेगमेंट अगस्त ऑटो बिक्री के लिहाज से अगर देखें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी ट्रैक्शन बिल्कुल दिखा। लेकिन पवन, जहाँ आप सेक्टर स्पेसिफिक और बातचीत करें, ऑटो पर आप अपना नजरिया रख रहे हैं, केपिक्स थीम पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स स्पेस, क्योंकि कैपिटल गुड्स स्पेस में पिछले कई सालों के डाउनफॉल के बाद अब धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। अमूमन ट्रेंड यही कहता है कि एक बड़े डाउनफॉल के बाद जब मूवमेंट वापस शुरू होती है तो वो इंटैक्ट रहेगी। केपिक्स से जुड़े भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल गुड्स को काफी हद तक इंपैक्ट कर रहे हैं। आपकी राय कैप गुड्स स्पेस पर क्या होगी? राइट। देखिए, अगर आप लास्ट 5-7 साल इंडिया का देखें, एक कॉमन थीम रही है कि सारी की सारी कंपनी ने लगभग अपना डेट कम करने की कोशिश करी है और केपेक्स कंट्रोल में रखा है, ताकि डेट उससे भी कंट्रोल में रहे, राइट। अब इसके वजह से क्या होगा, सिंस ऑन एन एग्रीगेट बेसिस ज्यादा केपेक्स हुआ नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर जाती जा रही है, ऑन ग्राउंड डिमांड साथ में ऊपर जा रही है। आज के डेट में एग्रीगेट लेवल पे आप देखें तो इंडस्ट्री लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% के आसपास है। इसके लिए यहाँ से जो केपेक्स साइकिल रिकवरी है, ये होना बहुत जरूरी है। केपेक्स साइकिल रिकवरी की भी आप देखें तो 3-4 पिलर्स हैं। वन इज कि एक ऑन ग्राउंड स्ट्रॉन्ग डिमांड है। सेकेंडली, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एक डिमांड क्रिएट होते जा रहा है, वो चाइना प्लस वन के कारण है। इंक्रीजिंग कंपेटिटिवनेस, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस ऑफ इंडियन कंपनीज है, वो एक है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये भी है, जो गवर्नमेंट ने फोकस दिया है पीएलआई स्कीम के ऊपर। पीएलआई स्कीम पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने वही ज्यादा फोकस दिया जिन जिन सेक्टर्स को इनकी इंसेंटिव्स की जरूरत है, राइट। तो ये आप 3-4 चीजें एक साथ देखें, चाइना प्लस वन, पीएलआई स्कीम, लास्ट 5-7 साल का बैकलॉग जहां पर इंडिया में बिल्कुल केपेक्स विशेष हुआ नहीं है, स्पेशली इन दी प्राइवेट सेक्टर। तो इसके हिसाब से केपेक्स साइकिल रिकवरी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सर्टन है। जब केपेक्स साइकिल रिकवरी होगी तो कैपिटल गुड्स का बेनिफिट होना बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कोई विशेष डाउट वाली बात है नहीं। अब केपेक्स कैपिटल गुड सेक्टर में आप देखें, कुछ कुछ कंपनियां जो है, जो एमएनसी कंपनीज है या जो नॉन एमएनसी कंपनीज भी है, देखने में आपको महंगी लगेगी, बट इनके साथ ये होता है, जब इनका सिक्लिकल अपटर्न आता है तो रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर 15-20% भी रही, तो प्रॉफिट ग्रोथ 20-25% या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जो आज की डेट में कोई भी एनालिस्ट या मार्केट उसको फैक्टर करके नहीं बैठा है, और इसके लिए वो स्टॉक्स शायद से महंगे लग रहे होंगे। बट जैसे जैसे केपेक्स साइकिल रिकवरी होगी, अर्निंग्स आएगी और अर्निंग्स अपग्रेड होंगे, मुझे ऐसा लगता है कैपिटल गुड्स सेक्टर विल डू वेरी वेल। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी वैल्यूएबल पिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, पवन पारेख हमसे रेनेसा इन्वेस्टमेंट की हमसे बात कर रहे थे और अपने व्यू बता रहे थे कि कौन से स्टॉक्स और कौन से स्पेसेस उन्हें पसंद आते हैं और किससे वो थोड़ा सा अभी फिलहाल दूर रहना चाहेंगे।